औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ में देख चुके हैं कि हमने हिंदुस्तान पर तवील अरसा हुक्मरानी करने वाले ख़ानदान गुलामा के मुख्तलिफ़ सलातीन की तफसीलात और उनके हालात ज़िंदगी आपके सामने रखे। इससे पहले आप कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान अल्तुतमिश और रज़िया सुल्ताना के बारे में तफसीली वीडियोज़ देख चुके हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ख़ानदान गुलामा के 8वें सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन के हवाले से एक मालूमाती और तारीख़ी वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ख़ानदान गुलामा के 8वें सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन का ताल्लुक़ किस कबीले से था, वो ग़ुलाम बच्चा कैसे सल्तनत हिंदुस्तान का मालिक बना और उसने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, रज़िया सुल्ताना के बाद ख़ानदान गुलामा के 3 हुक्मरान सुल्तान मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम, सुल्तान अलाउद्दीन मसूद और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के अदवार रवायती हुक्मरानी से इबारत हैं। इन अदवार में कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं जिसको बाकायदा तौर पर बयान किया जा सके। उनके बाद ख़ानदान गुलामा के 8वें हुक्मरान ग़ियासुद्दीन बलबन ने तारीख़ में बहुत ज़्यादा नाम और मुकाम पाया। ग़ियासुद्दीन बलबन की पैदाइश सन 1200 ईस्वी में अलबरी तुर्क कबीला में हुई। बचपन के अय्याम में मंगोलों ने उनके आबाई इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया और औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया। ग़ियासुद्दीन बलबन, जिसका असल नाम बहाउद्दीन था, वो भी ग़ुलाम बना लिया गया। इस तरह ग़ियासुद्दीन का बचपन मंगोलों की ग़ुलामी में गुजरा। मंगोलों ने इस बच्चे को दीगर बच्चों के साथ गजनी में लाकर फ़रोख्त कर दिया। मंगोलों से इस बच्चे को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने ख़रीदा और उसे अपने बच्चों की तरह पाला। जवान होने पर ख्वाजा जमालुद्दीन उसे दिल्ली ले आया और सुल्तान अल्तुतमिश ने सन 1233 ईस्वी में इस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। इब्तदाई तौर पर ग़ियासुद्दीन को सक्काई यानी पानी भरने की ड्यूटी दी गई। रज़िया सुल्ताना के दौर में उसे अमीर शिकार मुकर्रर किया गया। रज़िया सुल्ताना के मुकाबले में अलाउद्दीन मसूद और नसीरुद्दीन महमूद की बगावतों में उनका साथ दिया। सन 1246 ईस्वी से सन 1266 ईस्वी तक वो उनका वज़ीर रहा। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने उसकी बेटी से शादी कर ली। उसके बाद ग़ियासुद्दीन को दरबार में बहुत ज़्यादा आला मुकाम और इज़्ज़त मिली और वह हुकूमती अमूर में शरीक होने लगा। इसी ज़माने में ग़ियासुद्दीन बलबन को फ़ौज की क़ियादत सौंप दी गई। उसने तुर्क फ़ौजों के अलावा दीगर कौमियतों पर मुश्तमिल 2 लाख की फ़ौज तैयार की। सन 1246 ईस्वी में मसूद शाह की क़ियादत में उसने पहली लड़ाई उज शरीफ में मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़ी, जिसमें मंगोलों को शिकस्त हुई। सन 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की वफ़ात के बाद ग़ियासुद्दीन बलबन दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुआ। सुल्तान अल्तुतमिश के दौर में तुर्कान चहलगानी यानी 40 तुर्क मुशीरान की वो काबीना जिस पर अल्तुतमिश का इन्हिसार था, ग़ियासुद्दीन ने सबसे पहले उसे ख़तरा महसूस करते हुए उसको ख़त्म किया। उसके बहुत से मेंबरान को कत्ल कर दिया गया और बाकियों को दूर दराज इलाकों में भेज दिया गया। ग़ियासुद्दीन बलबन अदल व इंसाफ और इंतज़ामी अमूर में इंतहाई सख्त था। उसके ज़माने में बड़े बड़े मुशीरान और सरदारान को कड़ी सज़ाएँ दी गईं। इस मामले में वो अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं करता था। एक दफ़ा बदायून के सूबेदार ने एक गरीब शख्स को कोड़ों से इतना पिटवाया कि वह मर गया। कुछ दिन बाद सुल्तान ग़ियासुद्दीन का बदायून आना हुआ तो उस गरीब की बेवा ने फरियाद पेश की। सुल्तान ने तमाम वाक़या सुनकर हुक्म जारी फरमाया कि सूबेदार को दरबार में लाया जाए और उसको इस कदर कोड़े मारे जाएं कि वो भी उसी गरीब की तरह हलाक हो जाए। चुनाचा यही हुआ और सूबेदार अपने अंजाम को पहुंचा। ग़ियासुद्दीन बलबन के ज़ेरे हुकूमत बंगाल के गवर्नर ने
सन 1275 ईस्वी में बगावत कर दी। सुल्तान ने 2 मरतबा सरकारी फौजें भेजी मगर उन्हें शिकस्त हुई। आखिर गियासुद्दीन बलबन खुद फौज की क़यादत करता हुआ बंगाल पहुंचा और महीनों तक बागी तुगरल का पीछा किया। आखिर वो भागते हुए मारा गया। उसके बाद बलबन ने अपने बेटे बुगरा को इस इलाके का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। गियासुद्दीन बलबन का ज़माना अदल व इंसाफ, अमन व आतशी और मसावात के हवाले से तारीखी और मिसाली दौर था। एक मरतबा गियासुद्दीन तीर अंदाजी की मशक कर रहा था कि एक तीर गलती से तरबियती अहाता से बाहर चला गया और राह गुजरते हुए बच्चे को लगा और वह मौका पर ही फौत हो गया। गियासुद्दीन को इस बात का इल्म ना हो सका। आखिर उस बच्चे की मां सुल्तान के खिलाफ काजी के दरबार में हाजिर हुई। काजी ने तमाम वाक़या सुनने के बाद सुल्तान को अदालत में तलब कर लिया। सुल्तान के आने से पहले काजी ने एक कोड़ा अपनी नशिस्त के नीचे छुपा दिया। केस की समाअत हुई। तमाम क्राइन और शवायद से बच्चे का कत्ल साबित हो गया। दूसरी तरफ जब सुल्तान दरबार में आया तो उसने अपने लिबास के अंदर एक छोटी सी तलवार भी छुपा ली। बच्चे का कत्ल साबित होने के बाद काजी ने सुल्तान को मौका पर ही सजाए मौत देने का हुक्म जारी कर दिया। वक्त का सुल्तान एक बेबस मुल्ज़म की तरह खड़ा था। सब हाजरीन को लगा कि अब सुल्तान चंद लम्हों का ही मेहमान है। तभी वो औरत आगे बढ़ी और खून बहा की रकम के एवज सुल्तान को माफ़ कर दिया। काजी ने सुल्तान को मसनद पर बिठाया और बहुत ज़्यादा इज्जत व तकरीम से नवाजा। इस मौके पर सुल्तान ने अपने लिबास से वो तलवार निकाली और काजी से मुखातब होकर कहा कि अगर आज तुम इंसाफ न करते और शरीयत की हदूद से मुनहरफ होते तो मैं इस तलवार से तुम्हारा सर उड़ा देता। इस पर काजी ने अपने नशिस्त के नीचे छुपाए हुए उस कोड़े को निकाला और शहनशाह से मुखातब होते हुए कहा कि सुल्तान, अगर आज आप भी शरीयत के अहकामात के आगे सर न झुकाते तो मैं इस कोड़े के ज़रिए आपकी खाल खिंचवा देता। लेकिन अल्लाह ताला को शायद दोनों को सुरखरू करना ही मकसूद था, जिस पर हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। गियासुद्दीन बलबन के अदल व इंसाफ और उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत बड़ी तादाद में खित्ते के गैर मुस्लिम दारा इस्लाम में दाखिल हुए। गियासुद्दीन बलबन के दौर में हिंदुस्तान के मीवों ने बगावत कर दी। बलबन ने उनके खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ किया जिसमें बहुत ज़्यादा मीवों को कत्ल कर दिया गया। मीवों ने भी दिल्ली राज के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा। आखिर बलबन ने मीवों को शिकस्त दी और ग्वालियर भी राजपूतों से वापस हासिल कर लिया। गियासुद्दीन बलबन औलिया किराम की बहुत ज़्यादा तकरीम किया करता था। उसको हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत ज़्यादा उन्स और रूहानी लगाव था। गियासुद्दीन अपना बहुत सा वक्त इसी दरगाह पर गुजारा करता था और सरकारी ख़जाने से खानकाह को नजराने भी पेश करता था। नाज़रीन, ये वो ज़माना था जब मंगोल हर तरफ तबाही फैलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। गियासुद्दीन एक मरतबा पहले भी उनको दरिया सिंध के उस पार धकेल चुका था। आखिर सन 1284 में मंगोलों ने एक मरतबा फिर पंजाब का रुख किया। जब गियासुद्दीन बलबन को इतला हुई तो उसने अपने बेटे शहजाद मोहम्मद खान को मुल्तान का गवर्नर बनाकर मंगोलों के मुकाबले के लिए भेजा। मुल्तान पहुंचकर उसने फ़ौज को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया और उनको खुसूसी तरबियत दी। उसने दरिया सिंध और दिल्ली के दरमियान बहुत से कले बनवाए और अपनी माहिर तरीन फ़ौज को शुमाली सरहद पर तैनात कर दिया। आखिर मंगोलों ने हमला कर दिया। शहजादा मोहम्मद खान डट कर लड़ा। कई दिन तक फ़ौज के शाना बशाना मंगोलों के हमलों को पसपा भी करता रहा। आखिर इसी जंग में ज़ख्मी हुआ, मगर ज़ख्मी हालत में भी घोड़े पर सवार होकर फ़ौजियों के हौसले बढ़ाता रहा। इस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई, मगर शहजाद मोहम्मद खान ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। जंग के बाद जब सुल्तान गियासुद्दीन बलबन को शहजादे की शहादत की इतला हुई
تو وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوا اور اس کے بعد اس کی صحت روز بروز گرتی چلی گئی۔ غیاث الدین بلبن اسی بیماری کی حالت میں 13 جنوری سن 1287 عیسوی کو اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس کا مزار بعد میں مہر ولی پارک دلی میں بنایا گیا۔ غیاث الدین بلبن نے اپنی زندگی میں ہی شہزاد محمد خان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد غیاث الدین نے اپنی بیماری کی حالت میں ہی اپنے دوسرے بیٹے بوگرا خان کو تخت سنبھالنے کے لیے کہا، مگر اس نے تخت سنبھالنے سے انکار کر دیا اور بنگال کی حکمرانی کو ترجیح دی۔ اس کے بعد غیاث الدین نے اپنے پوتے اور شہزاد محمد خان کے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا، مگر مشیران نے غیاث الدین بلبن کی نصیحت سے انحراف کرتے ہوئے بوگرا خان کے بیٹے معز الدین کیقباد کو سلطان بنا دیا۔ کیقباد انتہائی نااہل اور کمزور حکمران ثابت ہوا اور جلد ہی اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کرتے ہوئے اپنے 3 سالہ بیٹے شمس الدین کیومرث کو اقتدار منتقل کر دیا۔ شمس الدین کیومرث کے اقتدار کو سن 1290 میں علاء الدین خلجی نے انجام تک پہنچایا۔ تمام شہزادے قتل کر دیے گئے، شمس الدین کیومرث کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس طرح سلطنت پر علاء الدین خلجی کا قبضہ ہو گیا۔ کیومرث کی حکومت کے زوال کے ساتھ ہی خاندان غلامہ کے 84 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔